ओके जी, इंसर्शन सॉर्ट में हम डिस्कशन करेंगे सॉर्टिंग के बबल और सिलेक्शन सॉर्ट से। लेकिन ये कंसिडर की जाती है कि शायद सबसे पुरानी या सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो सॉर्टिंग है वो इंसर्शन सॉर्ट है। और इसकी जो इंट्यूशन है वो आती है, मतलब जो भी हिस्ट्री है वही इसकी बयान करेंगे। जो कार्ड गेम्स होती हैं ये वहाँ से, कार्ड गेम्स खेली हैं सबने, ठीक है। अगर नहीं भी खेली हुई तो एटलीस्ट कार्ड का आइडिया तो होगा, अगर नहीं भी है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन जनरल, सिर्फ इस सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा नहीं आपको गेम इसी बारे। आपके पास कार्ड्स जो होते हैं उनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, और कुछ पिक्चर्स भी होते हैं कि मैं सिर्फ नंबर्स वाले कार्ड्स की बात करता हूँ। तो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक, और वो मैग्नीट्यूड की बेस पे कार्ड की वैल्यू चली होती है। तो जो 1 नंबर का कार्ड है वो शायद सबसे कम वैल्यू का है, जो 2 नंबर का कार्ड है उससे ज़्यादा वैल्यू का, 3 वाला उससे ज़्यादा, और 10 वाला मैक्सिमम वैल्यू का कार्ड है, ठीक है। मैं सिंपलिसिटी के टर्म में बता। तो जब ये होता है तो ज़्यादातर गेम्स में या जो कॉमन गेम्स है उनमें क्या होता है कि इनिशियली क्या होता है कि जो सारे कार्ड्स की डेक है उस डेक में से सब लोगों को, अगर 4 प्लेयर्स खेलने हैं तो सबको कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है जी। अ, जो जो टेक्निक इस सॉर्टिंग से मैच करती है वो ये है कि आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, आप आपके साथ 3 प्लेयर्स खेलने हैं, चौथे आप हैं, तो आप एक कार्ड पहले बंदे को देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, एक तीसरे को देते हैं और चौथा कार्ड अपने पास रखते हैं। फिर इस तरीके से राउंड रॉबिन फैशन में सबको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, तो सारे लोगों के पास इक्वल नंबर्स ऑफ कार्ड्स आ जाते हैं और उनका कोई सीक्वेंस भी मेंटेन नहीं होता, ठीक है। तो आपने शफल भी कर। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जब गेम शुरू होती है तो गेम में ये होता है कि सब लोगों ने अपनी टर्न आने पे एक कार्ड जो है अपनी टर्न करनी है, उसको चलाना है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर 4 लोग लोग जो है वो कार्ड को अपनी टर्न कर रहे हैं, तो जिसका कार्ड मैक्सिमम होगा वो विन कर जाएगा उस टर्न, ठीक है जी। ये एक्चुअल एक बिल्कुल बेसिक सा आइडिया होता है कार्ड जो गेम्स होती हैं। अच्छा, अब इसमें इसका मतलब ये कि अगर आपके पास मैक्सिमम कार्ड पड़ा है तो आप चाहेंगे कि आप देखिए कि बाकी 3 लोगों ने जो बारी की है उन्होंने अपनी टर्न में जो कार्ड प्लेस किया है वो आपके मैक्सिमम से छोटा कार्ड है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 है और बाकी जो सामने 3 कार्ड्स लोगों ने टर्न किए, किसी ने 1 किया, किसी ने 3 किया, किसी ने 5 किया, तो अपने मेरे पास तो 10 पड़ा है, सबसे बड़ा है। तो आप अगर विन करना चाहें तो आप वो 10 यूज करेंगे और वो टर्न अपनी विन कर जाएंगे। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स विन करेगा वो जीत जाएगा। तो लेकिन अगर बाय चांस आपने जो आपके हाथ में कार्ड्स हैं उनको रैंडमली रखा हुआ है, तो शायद आपके पास एक 10 भी पड़ा हुआ था लेकिन बाकी छोटे से छोटे कार्ड्स थे, मे बी जो सामने टर्न चल रही है उसमें सबसे बड़ा कार्ड 7 पड़ा हुआ है, आपके पास बाकी सारे कार्ड 7 से छोटे, सिर्फ एक 10 भी पड़ा हुआ था, लेकिन कार्ड्स आपने बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में हाथ में रखे हैं, तो पॉसिबली आप जल्दी में देखने में 10 को मिस कर देंगे, मेरे पास 10 भी पड़ा हुआ। तो लोग ये फॉलो करते हैं कि मैं जब कार्ड्स मेरे हाथ में है तो मैं उनको एक सॉर्टेड फैशन में रखूं ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास सबसे बड़ा कार्ड ये वाला, अगर तो मैं ये टर्न विन कर सकता हूँ तो मैं ये कार्ड यूज करूंगा, अदरवाइज फिर मैं छोटा सा कार्ड विन ट्राई करूंगा ताकि ये टर्न तो मैं लूज कर ही रहा हूँ लेकिन मेरा बड़ा कार्ड जो है वो जाया ना, ठीक है जी। तो ओवरऑल जो लॉजिक है वो ये थी कि मुझे डाटा मेरे हाथ में जो चाहिए, वो ये जो कार्ड्स मेरे हाथ में चाहिए वो सॉर्टेड चाहिए, ना कि रैंडम पड़े, क्योंकि उससे मैं पॉसिबली कोई ये गलती कर सकता हूँ और मैं लूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब लोग करते फिर क्या थे, ये जो टेक्निक थी एग्जैक्टली इसी से निकली हुई कि जब आपके पास पहला कार्ड आएगा तो आपने उसको हाथ में पकड़ लिया, आपने कहा दिस इज दी सो फार दिस इज दी लार्जेस्ट एलिमेंट और दिस इज दी सॉर्टेड डाटा जो आपके हाथ में। दूसरा जो कार्ड आपके पास है, जब आया आपने उस कार्ड को पिक किया, तो आपने जो ऑलरेडी आपके हाथ में कार्ड है सिर्फ उससे कंपेयर किया कि क्या नया एलिमेंट उससे बड़ा है या छोटा है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर ये एग्जाम्पल समझ आ जाती है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा इसके एल्गोरिथम। तो आपके पास इनिशियली सिर्फ एक ही कार्ड था जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ था 4। अब आपने दूसरा कार्ड जब आपको मिला तो आपने उसको उठाया और आपने देखा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 आया या 9 आया तो आप इस 4 के राइट साइड पे रख देंगे अगर बड़ा कार्ड आया, ठीक है। अगर छोटा कार्ड आया तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं इसके लेफ्ट साइड पे रख देता हूँ, तो अगर आपके पास 1 आया तो आप यहाँ पे रख देंगे, ऐसे ही है। अब आपके पास जो नेक्स्ट कार्ड आया फॉर एग्जांपल वो आ गया फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। अब किसने 3 बोल दिया तो 3, तो क्या करेंगे आप, आपने ये जो 2 गिवन कार्ड्स हैं इनमें सही जगह पे प्लेस करना है, तो आप उसको 3 को इन दोनों के बीच में प्लेस करने की कोशिश, तो 4 पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे 3 प्लेस करेंगे, ऐसे ही है, ये सीक्वेंस बनता है ना। तो जो भी नया कार्ड आ रहा है, लॉजिक ये है कि जो भी नया कार्ड आ रहा है, पहली गारंटी ये प्री रहती है कि आपके हाथ में जो कार्ड है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, और जो नया कार्ड आ रहा है उसको इन सॉर्टेड में से उसकी पोजीशन ढूंढ के इंसर्ट करना,
तो इसलिए इसका नाम इंसर्शन। यू इंसर्ट द न्यू कार्ड इनटू द ऑलरेडी सॉर्टेड हैंड, और उसकी पोजीशन फाइंड करनी पड़ती है, उस पोजीशन पे शिफ्टिंग करने के बाद नया कार्ड आता है। लॉजिक समझ आ गई सबको क्या है? अब बाकी पीछे बात है कि इम्प्लीमेंटेशन की और कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की, तो उसको भी देखते हैं। तो ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया था। अब अगर आप देखें तो ये जो इसका डायग्राम है, शायद स्टेप बाय स्टेप दिखाता ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन इनिशियली आपने जो पहला कार्ड था इसको कहा इनिशियल, ये इनिशियल स्टेप है, अभी कुछ परफॉर्म नहीं किया। इनिशियल स्टेप में आपने कहा जी कि जो लेफ्ट मोस्ट कार्ड है दैट इज द सॉर्टेड। अब चैलेंज कहाँ पे? जो मैंने लॉजिक बताई है वो लॉजिक मैंने बताई कि 1 by 1 वैल्यूज आ रही है और मैं प्लेस कर रहा हूँ। असल में जब आप डाटा सॉर्ट पे जाते हैं या सॉर्टिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं तो यू हैव ऑल द वैल्यूज ऑलरेडी इन एन एरे। यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना एल्गोरिथम से। यू हैव एन एरे जिसमें डाटा रैंडमली पॉपुलेटेड है, और यू हैव टू ट्रीट इट लाइक कि आपके पास एक सॉर्टेड हेड है और बाकी कुछ कार्ड्स हैं जो कि अनसॉर्टेड पड़े हैं। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इस तरह से डाटा नहीं आ रहा है जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। डाटा ऑलरेडी एक एरे के अंदर रैंडमली पॉपुलेटेड है। अब आपने इसको यूज करना है, लेकिन हमने ट्रीट ऐसे करने जैसे आप इसको 1 by 1 वैल्यूज को देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीका तो बहुत कॉमन किसी के ज़हन में ये आ सकता था कि मैं एक और एरे बना लूं चुप करके, और एक एक वैल्यू इंडेक्स 0 को उठाऊं, उसको देखूं इंडेक्स 0 पे रख दूं, 1 को उठाऊं, फिर नीचे वाली एरे में शिफ्टिंग करता हूं। वैलिड है, लेकिन ये जो सॉर्टिंग है ये ऑफ कोर्स ये सॉर्टिंग है, ठीक है, लेकिन इसको इस सॉर्टिंग को कहते हैं कि हमने एक एक्स्ट्रा जब मेमोरी यूज की तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करने की वजह से थोड़ी सी मेमोरी वाइज स्लो हो गई या मेमोरी वाइज कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। तो हम ये नहीं करना चाहेंगे। जो हम करना चाहेंगे उसका नाम है इन प्लेस सॉर्टिंग। क्या कहते हैं? तो सॉर्टिंग के कुछ एल्गोरिथम्स इन प्लेस होते हैं, कुछ इन प्लेस नहीं होते। जितने भी क्लासिकल एल्गोरिथम्स अभी हम देख रहे हैं ये सारे इन प्लेस सॉर्टिंग है, हमने एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट नहीं की। तो यहाँ पे भी इसके बगैर हम काम चला सकते हैं। इसी एरे में एलिमेंट को शफल करेंगे, शिफ्ट करेंगे और हमारे पास सॉर्टिंग हो जाएगी। नई एरे यूज करना इज अ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दिस, लेकिन नई एरे यूज करने से मेमोरी ज्यादा यूज होगी, जो कि ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा साइज का डाटा है तो उसकी डबल मेमोरी हो जाएगी। बबल सॉर्ट नहीं है ना। बबल सॉर्ट में तो आप यहां से एलिमेंट को मूव करते थे राइट साइड पे, सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट राइट पे प्लेस करते थे। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास अभी है वो सॉर्टेड है, जो नया एलिमेंट आएगा उसको इसके कहीं तो डिफरेंस तो है। आप कह रहे हैं कि डाटा हमारे पास पहले पड़ा हुआ है। हाँ, तो सर नया डाटा तो आएगा उसी को करेंगे, लेकिन हम पैर कैसे नहीं। अब यहाँ पे वो दिखाया हुआ है, कर ऐसे रहे हैं कि वी वुड एज्यूम के इंडेक्स 0 जो है ना, सबसे पहले इनिशियलाइज ये करेंगे कि इंडेक्स 0 वो वाला पोर्शन है जो कि सॉर्टेड है, और उससे आगे जितनी भी एलिमेंट्स पड़े वो सारे अनसॉर्टेड है और अभी अनसीन। और मैं करूंगा ये कि मैं इस इंडेक्स 0 के फौरन इमीडिएट नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है ना, इंडेक्स 0 भी मुझे बता रहा है इनिशियली कि दिस इज द इंडेक्स जहां तक डाटा सॉर्टेड और इसका नेक्स्ट अनसॉर्टेड। तो मैं इससे अगला एलिमेंट पकड़ूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको i कह देता तो इंडेक्स i अभी 0 के इक्वल है, तो i तक अभी सॉर्टेड है, i+1 पे अनसॉर्टेड डाटा पड़ा, ठीक है। तो मैं i+1 को उठाऊंगा और उसको इस i से पीछे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पे प्लेस करूंगा। तो मैंने 78 को उठाया, 23 के साथ कंपेयर किया, तो मैंने कहा कि ये तो 23 से बड़ा ही है, तो उसको इंडेक्स 2 पे रख दिया। तो अब मैंने i को आगे मूव कर दिया कि अब इंडेक्स 1 तक सॉर्टेड डाटा। ये जो i इंडेक्स ये पार्टीशंस कर रहे हैं मेरी एरे की। अब मैंने i इंडेक्स को पकड़ लिया, मैंने कहा जी अच्छा अब i+1 को उठाएंगे, तो मैंने उठाया 45 को। अब 45 को मैं इंसर्ट करने लगा हूं। यहां पे थोड़ा सा रुकते हैं। अगर मैं चले अभी इसको भी छोड़ देते हैं, मैंने 45 भी इंसर्ट कर दिया, मैं एक और स्टेप आगे जाता हूं। अब मैंने 8 को इंसर्ट करना है इन तीन वैल्यूज पे। मैं इस एक सिनेरियो को लेके तो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आपको दिखाता हूं कि अगर ये अब पोर्शन है राइट साइड पे क्या पड़ा है मुझे पता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं, मैंने सिर्फ इस 8 को उठाया क्योंकि i मेरे पास यहाँ पे था और मैं i+1 को सही जगह प्लेस करने लगा, ठीक है। i बता रहा है कि कहाँ तक डाटा सॉर्टेड है, i+1 से उठा के पीछे डाटा मूव करो। तो मैंने क्या करना है कि जब मैंने 8 को अपने पास कॉपी कर लिया, तो अब मेरे पास दो तरीके हैं 8 को इसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे इंसर्ट करने, कंपेयर तो करना है। तो पहला तरीका ये है कि मैं लेफ्ट टू राइट कंपेयर करूंगा कि 23 से छोटा है या बड़ा है। अगर 23 से छोटा है तो मैं कहूँ जी कि इसकी पोजीशन पे 8 नहीं आना है,
तो अब मैं शिफ्टिंग शुरू करूंगा ना सबको। शिफ्टिंग कहाँ से करना शुरू करूंगा? 23 को 45 पे ओवरराइट कर दूंगा, वो तो फिर खत्म हो जाएगा ना। तो मैं पहले 78 को इधर मूव करूंगा, 45 को इधर मूव करूंगा, 23 को इधर मूव करूंगा, फिर 8 यहाँ पे आएगा। ऐसे ही है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो पहले मैं लेफ्ट टू राइट चलते हुए एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए 8 की पोजीशन ढूंढूंगा कहाँ जाना चाहिए। लेट्स से कि ये 28 है, 8 नहीं है, लेट्स से वैसे ही। तो अब क्या होगा कि 23 के साथ कंपेयर करेंगे, 23 से बड़ा एलिमेंट है, 45 के साथ कंपेयर करेंगे, पता चलेगा इस पोजीशन पे इंडेक्स नंबर 1 पे 28 में आ रहा है। तो आपने लेफ्ट से कंपेयर करते हुए एक एलिमेंट कंपेयर किया, दूसरा कंपेयर कर लिया था और पता चला कि अच्छा इसकी पोजीशन पे इस नए एलिमेंट ने आना है। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अच्छा 28 मैंने उठाया था यहाँ से इंडेक्स नंबर 4 से, तो 3 वाले को 4 पे मूव करूंगा, 2 वाले को 3 पे मूव करूंगा और फिर ये स्पेस खाली होगी तो यहाँ पे 28 लिखूंगा। तो मैंने दोबारा कितने शिफ्टिंग कितनों की दोबारा से लूप चलाई। यहाँ से एक लूप यहाँ से चली थी 2 तक, दूसरी लूप यहाँ से चली 2 तक, ऐसा ही है। तो मैंने 2 लूप्स चलाने के बाद कितनी इटरेशंस करनी टोटल? जिस इंडेक्स से एलिमेंट उठाया था उतनी इटरेशन मुझे करनी पड़ेगी। पहली इटरेशन करनी पड़ी ढूंढने के लिए कौन सी पोजीशन है, दूसरी इटरेशन करनी पड़ी कि उससे आगे वाले सारे एलिमेंट्स को राइट पे शिफ्ट करने की। तो हर केस में ये, अगर मैं पोजीशन नंबर पी को उठा रहा हूँ, यानी कि पोजीशन पी से एलिमेंट उठा के उसकी पोजीशन पे इंसर्ट करने लगा नहीं पे, तो मुझे पी नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए। ये 2 लूप्स मिला के पूरे होंगे। ठीक हो गया? दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी कि मैं लेफ्ट टू राइट करूं। अभी दूसरी स्ट्रेटेजी पकड़ते हैं जी। लेफ्ट टू राइट करने की बजाय मैं इस 28 को इस एरे में इंसर्ट करता हूं, तो मैं राइट टू लेफ्ट ढूंढूं भी यहीं से और शिफ्टिंग भी इसके साथ साथ करता जाऊं। टेक्निक समझ आई क्या होगा? 28 को कंपेयर करूंगा 78 से, 28 छोटा है। जब मुझे पता है कि अब ये 78 को तो लाजमी शिफ्ट होना ही होना है, ये बात समझ आ गई थी मुझे पहली दफा कंपैरिजन करके कि जहां भी आगे कोई एलिमेंट मिलेगा जो 28 की पोजीशन बता देगा मुझे, तो मुझे 78 को शिफ्ट करके ही आना है ना दोबारा। तो मैंने जब देखा कि 78 28 से बड़ा, तो 78 को एक ही दफा शिफ्ट कर दो साथ में। इसी एक इटरेशन में कंपैरिजन भी होगा और शिफ्टिंग भी होगी, तो कंपैरिजन एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। तो जब देखा कि 78 बड़ा है तो मैंने उसको यहाँ पे शिफ्ट किया। 28 में पहले किसी एक वेरिएबल में लगा, एक वेरिएबल में कॉपी करूंगा, 78 यहाँ पे मूव करूंगा, फिर इस 28 को कंपेयर करूंगा नेक्स्ट इंडेक्स से। यहाँ पे क्या पड़ा था पहले? 45। 45 से कंपेयर किया, 45 भी बड़ा है, तो 45 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा 45 और ये वाली पोजीशन तक आ जाऊंगा। अब कहूंगा 28 को कंपेयर किया 23 से, 28 बड़ा है, अब इस 45 की जगह यहाँ पे 28 लिख दूंगा। तो मैंने लूप चलाई कितने टाइम्स? मैंने 2 टाइम कंपेयर किया ना। लूप जो चले, लूप एक ही बार चले, लेकिन उसने नंबर ऑफ स्टेप्स जो परफॉर्म की, कंपैरिजन परफॉर्म की, वो यहाँ पे 3 कंपैरिजन में मुझे बता दिया। ठीक है, अभी वो सिनेरियोस अब देख लेंगे, वर्स्ट या बेस्ट केस। वर्स्ट केस में वो यहाँ तक भी आ सकता था, जो कि दोनों अगर लेफ्ट टू राइट चलता तब भी उतनी ही शिफ्टिंग करनी पड़ती। लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता और यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है ऑलरेडी बड़ी होती, 90 पड़ा होता, 78 से कंपेयर होता और यहीं पे रुक जाती हुई। ठीक है जी। अदरवाइज अगर लेफ्ट राइट कर रहा था, यहाँ पे 90 पड़ा होता, पहले इससे कंपेयर होता, फिर इससे कंपेयर होता, फिर इससे कंपेयर होता, कहता यार ये तो पहली चीज करके पड़ा। कंपैरिजन तब भी करने पड़ते। ठीक है, तो जो राइट टू लेफ्ट सर्च करना है वो दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं और आपको एग्जैक्टली जितने काम करने वाले जैसे वही करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं। अगर लेफ्ट टू राइट चलूंगा तो एक्स्ट्रा काम करता करता इवेंचुअली बगैर जो काम बगैर किसी स्टेप के भी हो सकता था, वो सारे कुछ करने के बाद रहेगा अच्छा आपको कुछ नहीं करना। लेफ्ट टू राइट ठीक हो गया? वेस्ट में आ जाएगा, राइट टू लेफ्ट बेस्ट में आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट हमेशा एक ही जितने स्टेप्स लेगा वो सारे के सारे एन बाय 2, मतलब जितनी ये पोजीशन है सारे के सारे स्टेप्स हमेशा उसने परफॉर्म करना, चाहे एलिमेंट ने मूव होना है चाहे एलिमेंट ने नहीं मूव होना। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमेशा अगर ये पी पोजीशन तो पी नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे, और अगर राइट टू लेफ्ट चलूंगा तो अगर कोई भी स्वैप नहीं होना तो वो पहली स्टेप पे ब्रेक करके बता देगा कि रुक। तो राइट टू लेफ्ट जाना इज एन एफिशिएंट वे। ठीक है, अब आप ये देखें कि इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वही एल्गोरिथम आपको एक सिनेरियो बहुत बेहतर और दूसरा सिनेरियो बहुत बुरा दे सकता है। तो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन है कि आप इस एलिमेंट को उठा के इसके प्रीवियस वाले से पहले कंपेयर करते हैं, प्रीवियस इंडेक्स, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट के,
जहां पे पोजीशन मिल जाती है आप साथ साथ शिफ्टिंग करते रहते, जैसी पोजीशन मिल गई बस आपने वहां पे डाटा कॉपी किया और आपका एल्गोरिथम ब्रेक कर जाएगा। ठीक है राइट टू लेफ्ट बबल सॉर्ट नहीं जी, राइट टू लेफ्ट अगर करें तो बबल सॉर्ट नहीं होगा। अब इसको बबल सॉर्ट कीजिए, अब कंपेयर तो कर रहे हैं ऑफ कोर्स, सॉर्टिंग में हमेशा ऑपरेशन कंपेयर का ही काउंट करना है। बबल सॉर्ट तो यहाँ से बड़े एलिमेंट्स को उस तरफ मूव कर रही होती थी ना, बबल सॉर्ट यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मतलब सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बबल सॉर्ट का ओवरऑल एल्गोरिथम तो बहुत डिफरेंट है ना, ओवरऑल एल्गोरिथम तो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो बीच में जो साथ साथ एलिमेंट को उसमें बबल सॉर्ट में स्वैपिंग होती थी, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं है, शिफ्टिंग है। अब ये ज़हन में रखें कि जब 78 नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव हुआ था तो इसने कोई और एलिमेंट अपनी पोजीशन पे नहीं लिखा था, तो अगर हम बबल सॉर्ट स्वैपिंग नहीं हुई थी, सिर्फ ये एलिमेंट वहां पे गया था, ये एलिमेंट यहाँ पे गया था और यहाँ पे नया एलिमेंट कॉपी हुआ। ठीक है जी, तो बबल सॉर्ट से बेहतर इसमें भी है, ये स्वैपिंग भी नहीं कर रहे, सिर्फ एक एलिमेंट को आगे मूव करता है, दूसरा उसकी जगह नहीं लिखता जब तक उसे पता ना हो कि यही वैल्यू लिखनी है। ठीक है जी, जी हो गया। ठीक है, तो दिस इज द इंसर्शन सॉर्ट, और जो कि बबल और सिलेक्शन सॉर्ट दोनों से ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है जी, तो एल्गोरिथम क्या है कि यहाँ पे अब जो मैंने एग्जांपल बताई थी कि i = 1 से शुरू किया, यानी कि हम क्या ये रहे हैं कि पहला एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड है, यानी कि लेफ्ट वाला पोर्शन पहले हम एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, ये सॉर्टेड पोर्शन है, राइट 1 से लेकर n-1, ठीक है 1 से लेकर n-1 तक चलेगा, ये n-1 इटरेशंस होगी, हर इटरेशन के अंदर यहाँ पे वो इंसर्शन कर रहा है। इंसर्शन कैसे कर रहा है कि j = i से शुरू किया। ठीक है जी, i अब अगर देखें यहाँ पे मैंने जो i बताया था, ये i एक्चुअली से नेक्स्ट इंडेक्स में मौजूद है, ये i उस पोजीशन में मौजूद है जिस एलिमेंट ने प्लेस हो, सॉर्टेड से एक स्टेप आगे पहले ही पढ़ा है, तो i+1 नहीं i से ही है। मैंने एग्जांपल में i+1 कहा था ना, वो तो समझाने के लिए था, जो यहाँ पे कोड लिखा है इसके मुताबिक i जो है वो पहले ही 1 पे, यानी कि 0 इंडेक्स पे डाटा सॉर्टेड है, 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को सही जगह प्लेस करना है। अगर 1 इंडेक्स वाले को सही जगह प्लेस करना है तो इनर लूप में j इंडेक्स को i से ही स्टार्ट किया, एरे के अंदर इंडेक्स 0 ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये जो इंडेक्स 1 है ना, इंडेक्स 1 को हम कहते थे कि यहाँ से लेकर ऑनवर्ड्स n-1 एलिमेंट्स को मैंने इंसर्ट करना है इस सॉर्टेड एरे में। तो जब 1 को इंसर्ट करना है तो मैंने इनर लूप में j को 1 से स्टार्ट किया कि ये वो एलिमेंट है जिसको मैंने मूव करना है। अब j वो पोजीशन फाइंड करे कि कहाँ पे जाके इंसर्ट होगा, तो कैसे चेक करा कि ये जो वैल्यू थी टेम्प, ये मैंने कॉपी कर ली i इंडेक्स वाली, यानी कि ये वाली करंट वैल्यू है टेम्प में, इसको मैंने प्लेस करना है, इसको मैंने इंसर्ट करना है। तो मैं इस करंट वैल्यू को चेक करता हूँ j-1 से, तो j भी इस इंडेक्स में था ना और सॉर्टेड पोर्शन इससे पीछे पीछे था, तो j-1 की ये वाला एलिमेंट इससे कंपेयर हो रहा है, बन गई सेंस। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड और बड़ा कर दे कि जब ये i की इटरेशन फॉर एग्जांपल कोई 5th इटरेशन है, तो j भी 5 से शुरू होगा, इंडेक्स नंबर 5 है, यहाँ पे 4 3 2 1 और 0 पर, तो ये इंडेक्स नंबर 4 तक सॉर्टेड डाटा, 0 से 4 तक इंडेक्स नंबर 5 अगर प्लेस होगी, i की 5th इटरेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू जो थी वो x लिखी थी, तो x को मैंने कॉपी कर लिया टेम्प के अंदर, ये वेरिएबल है टेम्प, तो मैंने किया ये कि टेम्प को कंपेयर किया j-1, j के अंदर है 5, 5-1 इस इंडेक्स के साथ, ठीक हो गया, सॉर्टेड एरे में सबसे बड़े इंडेक्स के साथ। तो जब इससे कंपेयर किया और पॉसिबली अगर फॉर एग्जांपल जो मेरी वैल्यू है वो छोटी थी, टेम्प छोटा था, अगर टेम्प छोटा था तो लूप के अंदर आ जाओ, लूप के अंदर आके क्या किया, j-1 इंडेक्स की वैल्यू j इंडेक्स के ऊपर लिख दी है। ठीक है, तो वो जो शिफ्टिंग थी वो हो रही है, तो j-1 पे अगर यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4 6 और x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, तो ये जो 6 है ये चला जाएगा x की जगह, j-1 का डाटा इंडेक्स j पे चला जाएगा, j डिक्रीमेंट हुआ, j 5 से इंडेक्स 4 पे आ गया, इंडेक्स 4 पे आया, अच्छा अब j-1 ये वाली वैल्यू है, 5 कंपेयर हुआ 4 से, 5 बड़ी वैल्यू है तो लूप ब्रेक कर गई, ठीक हो गया, लूप ब्रेक की तो j के पास कौन सा इंडेक्स है, ये कौन सी पोजीशन है जहां पे टेम्प में प्लेस होता है, ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू 5 जो है वो यहाँ पे, टेम्प की वैल्यू j इंडेक्स पे प्लेस होती है। ठीक है जी, एल्गोरिथम समझ आ गया कैसे वर्किंग कर रहा है, तो j वो पोजीशन है जहां पे पॉसिबल है हम देख लें कि ये नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाए, तो उसकी प्रीवियस से कंपेयर करें कि क्या प्रीवियस से छोटा है कि नहीं, अगर प्रीवियस बड़ा है तो उसको शिफ्ट करें, j को पीछे ले जाए, फिर भी छोटा है तो फिर आगे करते जाए, जब मिल जाए कि अब प्रीवियस एलिमेंट छोटा मिला है, टेम्प जो है वो बड़ा है, तो उस j पोजीशन में,
पहुंच गए सब लोग? ठीक है जी, तो पेज के ऊपर इसकी जल्दी से कम्प्लेक्सिटी लिख सकते हैं, वर्स्ट केस क्या है? हाँ सिनेरियो पहले बता दें, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी बाद में लिखेंगे, पहले वर्स्ट केस बता दें। सबसे छोटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जब भी मैं इंसर्ट वाली इनर लूप चलाऊं तो वो सारी इटरेशन चलाए। पॉसिबली आप इंडेक्स नंबर x पे हैं जो कि 0 से n-1 के बीच में कहीं पे भी, ठीक हो गया। तो अगर x इंडेक्स की वैल्यू को पीछे वाले से कंपेयर करना है तो सारों से कंपेयर करके इंडेक्स 0 पे डालना पड़ेगा। फिर जब नेक्स्ट इटरेशन करें तो जो x से नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी जाके इंडेक्स 0 पे है, दूसरे नेक्स्ट है वो भी इंडेक्स 0 पे है। तो हर दफा इंडेक्स 0 पे एलिमेंट कब आ सकता है? आई आगे चला गया और डिसेंडिंग होगा, तो हमेशा जब भी आप एक वैल्यू पिक करेंगे या इसको इंसर्ट करें तो जाके सबसे पहले इंडेक्स पे इंसर्ट होगी, तो सबसे कंपेयर होगी, दैट्स द वर्स्ट। ठीक है, नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? मैं ये कह रहा हूँ कि एरे के अंदर अगर डाटा इस तरीके से पड़ा हो कि यहाँ पे पड़ा हो 5 4 3 2 1, तो जब आप इस 4 को उठाएंगे तो इस 5 से पहले आएगा, तो जितनी पॉसिबल शिफ्टिंग कर सकता था करेगा, तो आ जाएगा 4 5 3 2 1, दो एलिमेंट शॉर्ट हो गए। फिर 3 को उठाएंगे तो 3 कितनों से कंपेयर होगा? दोनों से कंपेयर हो जाएगा, तो बन जाएगा 3 4 5 2 1। अब 2 को उठाएंगे तो वो भी इन सब से कंपेयर होकर यहाँ पे आएगा, तो बन जाएगा 2 3 4 5 1। फिर 1 को उठाएंगे तो सारे चारों से कंपेयर होकर पता चलेगा कि इंडेक्स 0 पे आना। दैट्स द वर्स्ट केस, कि जब भी नई वैल्यू उठाते हैं वो हमेशा सारा छोटी होती है, यानी डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ा है। डिसेंडिंग ऑर्डर के डाटा को इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट करेंगे तो दैट वुड टेक एग्जैक्टली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। अब वो काउंट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। काउंट करें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनेंगे इस केस में, ये वर्स्ट केस है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स? ऑर्डर तो आसान है, सिंपल, दो लूप्स लगी हैं तो पॉसिबली आप फैक्टोरियल है। नहीं अब जब आपने फैक्टोरियल कहा तो मैं समझ रहा हूँ कि आप सोचना ठीक शुरू हो गए, लेकिन फैक्टोरियल नहीं है, कुछ और है। फैक्टोरियल के लिए मल्टीप्लाई करें, कैसे करें? देखिए, जब पेपर में या किसी टेस्ट में आपसे पूछेंगे कि कैसे करना है एनालिसिस, तो दो कॉलम आपको मिलेंगे, एक में हमने मतलब सॉरी 3 कॉलम होंगे, एक में क्वेश्चन लिखा होगा दिस इज द कोड, इसको जरा एनालाइज करें। दूसरा कॉलम होगा इसमें लिखा होगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली बस लिख दें, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तीसरा कॉलम हमने जो खाली तीसरा जो बॉक्स होगा वो इस चीज का होगा कि रफ वर्क करके बताएंगे कैसे n स्क्वायर तक पहुंचे। तो अगर आप उसे खाली छोड़ेंगे तो हम उसे फिट करेंगे 0 से। ठीक है, तो जब तक आप बताएंगे इनके कैसे n स्क्वायर पे है, उसका मतलब है वो कुछ नहीं पढ़ेगा। ठीक है जी, तो वो जरा वर्कआउट करें कि n स्क्वायर बने कैसे। सॉर्टिंग टेक्निक सारी n स्क्वायर होती है, कोई n स्क्वायर से कम होती नहीं। आज है तो मतलब ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन स्पेसिफिक सिनेरियोज के अलावा जनरलाइज बनाए तो n स्क्वायर से कम में आप सॉर्टिंग कर नहीं सकते। एलिमेंट्स से कंपेयर तो होगा आपस में 2D लूप n स्क्वायर भी काम नहीं, n स्क्वायर का मतलब ये है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से कंपेयर हो रहे हैं और हर एलिमेंट हर दूसरे से कंपेयर होने की कोशिश कर रहे हैं, तभी n स्क्वायर बनता है। वो तो हर सॉर्टिंग में होगा। अगर जनरलाइज्ड डाटा है, कोई पता नहीं है कि किस सीक्वेंस में डाटा आ रहा है, तो आपको कोई जनरल सा एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा जो n स्क्वायर से कम कर नहीं सकता, लेकिन इसके एग्जैक्ट काउंट क्या बनते हैं एग्जैक्टली यही सिनेरियोस टेम्प और बस टेम्प का वेरिएबल निकाल के आपको करके दिखाया था कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस वाले लेक्चर में। टेम्प वेरिएबल वाली सारी स्टेटमेंट निकालने बाकी वो सीरीज बतानी है जिसकी बेस पे स्क्वायर आया। हाँ कैसे आई? ठीक है, तो आप भी ये कह रहे थे यार मल्टीप्लाई करते हैं, कहना ये चाह रहे थे कि आपने चेक ये किया कि जब इंडेक्स नंबर 1 को 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो 1 स्टेप मैक्सिमम लग सकता है। इंडेक्स नंबर 2 को 1 और 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2 स्टेप्स मैक्सिमम लग सकते हैं। इंडेक्स 3 को 2 इंडेक्स 4 को 3 2 1 से 3 को 2 1 और 0 से कंपेयर कर रहे हैं 3 स्टेप, 4 को कर रहे हैं 3 2 1 0 4 स्टेप, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टिल n, ये नंबर ऑफ स्टेप्स बनते हैं। तो ये जब सम करते हैं तो ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ तो इसके लिए 1 स्टेप
इसके लिए 2 स्टेप्स, इसके लिए 3 स्टेप्स, इसके लिए 4 स्टेप्स। 1 + 4 टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो अगर ये जनरलाइज करें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो 1 + 2 + 3 अप टिल n जाएगा, दैट इज द अरिथमेटिक सम, और फार्मूला उसका होता है n × n + 1 होल डिवाइड बाय 2। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करें तो दिस बिकम्स n², ऑर्डर ऑफ n²। And the worst case is कि the data is descending sorted and we want to sort it in the ascending order. मैक्सिमम 4 स्टेप्स होंगे अवेलेबल पार्ट। एक आइटरेशन के मैक्सिमम होंगे n साइज स्टेप्स रे साइज से -1 के माइनस। ठीक है, आपसे सही कह रहे हैं 1 + 2 + 3 अप टिल n - 1। हमने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किया ना तकरीबन, बहुत सी नीटी डिटेल्स छोड़ दी, वरना हम 1 + 2 कुछ करते, वो छोड़ दिए। हमने सिर्फ देखा कि लूप कितनी दफा इटरेट कर रही है, आउटर लूप के ऊपर इनर लूप डिपेंड कर रही है। तो इनर लूप जब आउटर लूप पे डिपेंड कर रही है तो हम यूजुअली सिर्फ इनर लूप के काउंट्स निकाल लेते हैं कि पहली दफा कितनी दफा चली, दूसरी इटरेशन में कितनी दफा चली, तीसरी इटरेशन में कितनी दफा चली, तो वी गेट टू द टोटल काउंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है जी, तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। और अगर आप देखें तो इसका बेस्ट केस एग्जैक्टली वही है जो बबल सॉर्ट के, और वर्स्ट केस डिसेंडिंग ऑर्डर वाला वो तो n² बन ही रहा है, लेकिन उसमें भी कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है स्वैपिंग वाले। ठीक हो गया। लेकिन बेस्ट केस इसका एग्जैक्टली क्या है कि ये जैसे ही एलिमेंट देखेगा प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा तो रुक जाएगा, तो n स्टेप्स में टर्मिनेट कर जाएगा। सॉर्टेड डाटा बड़ा हो ना, तो इंडेक्स 1 को 0 से देखेगा कोई स्वैपिंग नहीं, 2 को 1 से देखेगा कोई स्वैपिंग नहीं, 3 को 2 से देखेगा कोई स्वैपिंग नहीं, 4 को 3 से देखेगा कोई और स्टेप्स नहीं। तो सारी इनर लूप जो वो एक स्टेप में एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो सिर्फ n स्टेप्स में टर्मिनेट भी कर जाएगा। तो दिस इज इवन बेटर देन दी बबल सॉर्ट। ठीक हो गया जी। तो अगर एक दो एलिमेंट्स अनसॉर्ट, अब इसमें ये बड़ी स्पेसिफिक चीज है कि अगर सिर्फ 2-4 एलिमेंट सॉर्टेड हो, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, अगर 3-4 एलिमेंट्स बड़े थे जो कहीं शुरू में पड़े हुए थे, तो वो उन्हें पहले क्या देगा, ये सॉर्टेड पोर्शन में हमेशा आपका जो नया एलिमेंट आएगा वो उन 3 को स्किप करके चौथी पोजीशन पर डाल जाएगा, तो वो कांस्टेंट 3 चलता रहेगा सबके साथ। अगर कोई आखिर में पड़े हैं तो फिर तो पहले स्टेप आराम से खत्म हो जाएंगे सॉर्टेड डाटा वाले। जो 2-3 अनसॉर्टेड एलिमेंट्स कहीं पड़े थे उनके लिए पूरी इटरेशन चलाएगा, तो ये बबल सॉर्ट से भी बेहतर है। तो इसके एग्जैक्ट जो सिनेरियो है, जो कि जब हम कहेंगे ना कि पार्शियली डाटा सॉर्टेड है, मे बी 80% एलिमेंट सॉर्टेड है, 20% एलिमेंट्स नहीं सॉर्टेड है, अब आपने तीनों में से कोई बेहतर एल्गोरिथम उठाया तो आप कहेंगे कि बबल सॉर्ट तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट अनसॉर्टेड है वो छोटे हैं या बड़े हैं। ठीक है ना। सिलेक्शन सॉर्ट तो कुछ भी नहीं देखेगा, वो तो बिल्कुल ही निजामिया की गाय है। और जो इंसर्शन सॉर्ट है वो चाहे जैसा मर्जी छोटा एलिमेंट गलत जगह पड़ा हो, बड़ा एलिमेंट गलत पोजीशन में पड़ा हो, वो बस उसको ठीक जगह पे लाएगा और बाकियों को उसके मुताबिक कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स चलाएगा। बाकी डाटा के लिए वो 1 स्टेप में चला जाएगा। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट इन तीनों में से बेहतर चॉइस है जब पार्शियली सॉर्टेड और थोड़ा सा डाटा अनसॉर्टेड है, चाहे जैसा मर्जी हो, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो we'll stop the discussion on sorting here। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।